हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे SQL सर्वर आइडेंटिटी कॉलम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द आइडेंटिटी कॉलम, हाउ टू क्रिएट द आइडेंटिटी कॉलम और हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू एक्सप्लिसिटली इन द आइडेंटिटी कॉलम, देन हाउ टू रीसेट द वैल्यू फॉर द आइडेंटिटी कॉलम यूजिंग द DBCC, and finally how to get the latest value or last value generated from the identity column। इसके लिए हम तीन फंक्शन यूज करेंगे, आपका स्कोप आइडेंटिटी, देन ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल फंक्शन आइडेंटिटी एट द रेट ऑफ, देन फाइनली थर्ड वन है आइडेंटिटी कॉलम। और अब देखते हैं आइडेंटिटी कॉलम होता क्या है। आइडेंटिटी कॉलम एक स्पेशल टाइप का कॉलम होता है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट होती है ऑटोमेटिकली, और वो वैल्यू आपका सीक्वेंशियली आपकी जनरेट होती है और उस वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं, यानी कि वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और उसका यानी कि वैल्यू कितने स्टेप से इंक्रीज होगी। तो जैसे कि आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, आपका आइडेंटिटी एंड देन सीड फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर द इंक्रीमेंट। सीड का मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 से होगा, 2 से, 3 से होगा, और इंक्रीमेंट का मतलब है कि स्टेप, जैसे कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी है, इंक्रीमेंट आपने 2 दिया है, तो नेक्स्ट वाली 3 होगी, 3 के बाद 5, 7, 9। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी कॉलम को यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल SQL सर्वर पर। सबसे पहले एक नॉर्मल टेबल हम टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल मैंने क्रिएट की है जिसमें आपका टेस्ट नाम test1, कॉलम है ID INT प्राइमरी की का मतलब है आपका यूनिक वैल्यू और नॉट नल। यूनिक वैल्यू मेंटेन करेगा और सारी वैल्यू आपका नॉट नल, यानी कि कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी। उसके बाद सेकंड कॉलम आपका F नेम है। देन इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, डेटा इंसर्ट करते हैं। test1। अब मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, यानी कि आपका आईडी की वैल्यू 1 और नेम है जॉन। इंसर्ट, देन हम डेटा चेक करते हैं, तो आप देखेंगे पहला रिकॉर्ड आपका एंटर हो गया। अब सपोज मुझे सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम है। मुझे हर बार ये याद रखना है कि मुझे वहाँ पर एक जो वैल्यू आपकी मैं आईडी की वैल्यू, वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। मुझे आपका मैनुअली इसको याद रखना पड़ेगा। अगर सपोज जॉन की जगह मैं इसको टाइल देन इंसर्ट अगेन, देन वॉलेशन ऑफ द प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि आपका ये जो 1 है ये आपका डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। सेकंड, अगर सपोज मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, से 19 कर देता हूँ, और अब मैं इंसर्ट कर देता हूँ, देन इंसर्टेड, डेटा को चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि ID 1 के बाद 19 आएगी, दोनों यूनिक वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दो वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है। इसका मतलब मुझे सेकंड मेरी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वैल्यू क्या थी वो भी मुझे याद रखना पड़ेगा, अगर मुझे डेटा को सीक्वेंसली एंटर करना है आईडी को। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आइडेंटिटी कॉलम, जो कि आपका वैल्यू को जनरेट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को ऑटोमेटिकली सीक्वेंस के साथ में। और अब देखते हैं आइडेंटिटी कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप DDL कमांड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनेजमेंट स्टूडियो में
आप टेबल डिजाइन टाइम से भी आपको यूज सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज पहले मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल test1, देन टेबल के अंदर न्यू टेबल, देन आईडी और देन INT, एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, बाय डिफ़ॉल्ट नो है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस आइडेंटिटी, इसको यस कर दीजिए, और आपके बाद इसके बाद आपका सीड और इंक्रीमेंट, यानी आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी और आपका स्टेप क्या होगा। सो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेबल से भी, आपका DDL स्टेटमेंट से आप कर सकते हैं। तो हम DDL स्टेटमेंट से चेक करते हैं, INT 10 IDENTITY आइडेंटिटी, देन सीड वैल्यू से 1 and 1, यानी कि आपका स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और 1 से ही आपका इंक्रीमेंट होगा। अब इस टेबल को हम क्रिएट करते हैं, डन। अब सपोज रूल नंबर 1, अगर मैं इसको कमांड को ट्राई करता हूं, देन आप देखेंगे एक एरर आ गया, आइडेंटिटी कॉलम के अंदर वैल्यू आप एक्सप्लिसिटली इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम इसको जनरेट करता है। तो उसके लिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको 1 को हटा दीजिए। देन अब मैं इसको आपको टेस्ट करता हूँ, इंसर्ट डेटा को टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे पहले जो आईडी आपकी जनरेट हुई है 1 हुई है क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 से थी। अब सपोज जॉन की जगह मैं इसको से किंग, फिर से इस स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक डेटा, आप देखेंगे कि सेकंड वैल्यू आपकी 2 है, यानी कि सीक्वेंस में आपका जनरेट हो रही है और यूनिक वैल्यू जनरेट हो रही है। इस और थर्ड करते हैं, माइलर, देन तो आप देख सकते हैं वैल्यू आपकी सीक्वेंसली जनरेट हो रही है। सो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम बना सकते हैं, और रूल ये है कि एक बार कॉलम आइडेंटिटी बन गया तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यू जनरेट करता है। अब जैसे कि मैं डिस्कस किया था, आइडेंटिटी कॉलम के अंदर हम वैल्यू को एक्सप्लिसिटली इंसर्ट नहीं कर सकते। अब सपोज जो आपका आईडी नंबर 2 है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डेटा को चेक करते हैं तो आप देखेंगे आपका 2 मिसिंग है। अब सपोज अगर मैं 2 को वापस लाना चाहता हूँ और दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ, किंग, देन डेटा चेक करें तो आपका रिकॉर्ड नंबर आपका 1 4 आपका और 3, यानी कि 2 नहीं आया। अगर सपोज मैं आईडी को ऐसे लेना चाहता हूँ, आईडी देन 2, देन इस केस में क्या होगा, कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू, बिकॉज कॉलम आपका जो आईडी है, आईडी के अंदर हम वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं 2, और आईडी हमारा आइडेंटिटी कॉलम है जो हम वैल्यू सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक्सप्लिसिट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या है, रीजन आप एरर में देख सकते हैं, आइडेंटिटी इंसर्ट इज सेट टू ऑफ, यानी कि जो कॉलम आपका आइडेंटिटी होता है उसका इंसर्ट ऑफ हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम इसके इंसर्ट को ऑन कर दें तो हम क्या है कि ये वैल्यू को हम, ये वाले स्टेटमेंट को यानी कि 2 को हम वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सेट इंसर्ट, देन टेबल का नाम test1 ऑन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम test1 टेबल के अंदर जो आइडेंटिटी कॉलम है उसके इंसर्ट को हम अलाउ कर रहे हैं, यानी कि ऑन कर रहे हैं। मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं, और अब मैं ये वाला स्टेटमेंट जिसमें मैंने दोनों वैल्यू को सप्लाई कर रहा हूं, आईडी को भी और नेम को भी, और आईडी हमारी 2, देन
इंसर्ट, अब डेटा चेक करते हैं तो आप देखेंगे फिर से आपका 2 पर किंग आ गया। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी कॉलम के अंदर भी आप वैल्यू को एक्सप्लिसिटली इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। इसको फिर से ऑफ कर दीजिए, ऑफ, एग्जीक्यूट, फिर से स्टेटमेंट ट्राई कीजिए, नॉट अलाउड। तो इस तरह से आप एक्सप्लिसिटली एक वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी कॉलम के अंदर। और अब देखते हैं आइडेंटिटी कॉलम को हम रीसेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको हम रीसेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप डेटा में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आपका रिकॉर्ड से आपका 1 2 3 4, सपोज इसके बाद रिकॉर्ड को मुझे 10 से स्टार्ट करना है। सो अगर मैं इसको नॉर्मली केस स्टेटमेंट में आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा 5th, तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं DBCC, देन चेक आइडेंट एंड टेबल का नाम, देन रीसीड एंड से 10, देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, डन। अब आप देखेंगे सपोज मैं किंग 2 देन टेस्ट डेटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेप पर यानी किसी भी स्टेट पर आप किसी भी आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं। और अब देखते हैं हाउ टू गेट द लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी वैल्यू। उसके लिए 3 फंक्शन यूज कर सकते हैं। पहला फंक्शन आपका $@ सिस्टम फंक्शन आइडेंटिटी, सेकंड आपका स्कोप आइडेंटिटी, और थर्ड आपका IDENT करंट। तीनों फंक्शन कैसे काम करते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है, हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम 3 टेबल को क्रिएट करते हैं। टेस्ट 1 जिसके अंदर आपका स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, दूसरा टेबल टेस्ट 2 स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 200 है, और टेस्ट 3 के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू आपका 300 है, और इंक्रीमेंट सब के अंदर 1 से है। तो तीनों टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएटेड। और सबसे पहले चेक करते हैं आपका सिस्टम फंक्शन आइडेंटिटी। यहाँ एक डायग्राम में देख सकते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका एक सिस्टम फंक्शन है जो लास्ट आइडेंटिटी को रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अंडर द करंट सेशन और रिगार्डलेस ऑफ द स्कोप ऑफ द T-SQL स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है, करंट सेशन और आपका रिगार्डलेस ऑफ द स्कोप। करंट सेशन का मतलब है जब आपको विंडो ओपन करते हैं तो उसमें करंट कनेक्शन या करंट सेशन आपका एक सेशन या करंट या आपका कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उसके अंदर जब आप मल्टीपल आप T-SQL स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपने अपने स्कोप में चलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं एक करंट सेक्शन है, आपने एक प्रोसीजर को क्रिएट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो उसका एक अपना स्कोप है प्रोसीजर का, इतना एक स्कोप ये हो गया। दूसरा प्रोसीजर आपने क्रिएट किया तो उसका स्कोप अलग है, और तीसरा आपने ट्रिगर फायर किया तो ट्रिगर का भी एक अपना स्कोप होता है। तो यानी कि हर आपका जो प्रोसीजर ट्रिगर वो अपने अपने स्कोप में काम कर रहे हैं। अब ये जो फंक्शन है $@ आइडेंटिटी, ये क्या करता है, रिगार्डलेस ऑफ स्कोप, यानी कि करंट सेशन में, इस सेशन में जो भी किसी भी टेबल में आइडेंटिटी वैल्यू आपके इंसर्ट हुई है लेटेस्ट वाली, उसको रिटर्न कर देगा। सपोज आपका स्कोप 1 के अंदर टेबल 1 है, स्कोप 2 के अंदर टेबल 2 है, और स्कोप 3 के अंदर टेबल 3 है। तो जो लास्ट वैल्यू इंसर्ट होगी आपका, अगर लास्ट वैल्यू सबसे लेटेस्ट वैल्यू आपके टेबल 2 से इंसर्ट हो रही है तो इसकी वैल्यू ले लेगा यहाँ पर। और अगर आपका लास्ट वैल्यू सपोज पहले 3rd में हुई, फिर 2 में, फिर 1 में हुई, तो 1 आपके लास्ट हो गई, तो यहाँ टेबल 2 से आपका आइडेंटिटी वैल्यू लेगा लास्ट वाली। और अगर आपका सीक्वेंस ऐसा है कि आपका पहले 1 में हुआ डेटा इंसर्ट, फिर 3 में हुआ, फिर 2 में हुआ, तो 2 आपके लास्ट हो गई, तो आपका 2 से ले लेगा। वो किसी कोई भी स्कोप हो, लेकिन आपका सेशन करंट होना चाहिए सेशन करंट के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
रिटर्न्स लेटेस्ट आइडेंटिटी वैल्यू फ्रॉम एनी टेबल रिगार्डलेस एनी स्कोप। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि हमने तीन आपका टेबल क्रिएट कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू test1, then values say t1 value, then second table test2, इसको कर देते हैं t2, then थर्ड टेबल इसको हम कर देते हैं आपका t3। अब आप देखेंगे सेलेक्ट @@ आइडेंटिटी। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें, आपका जो लास्ट वैल्यू कौन सी है, लास्ट टेबल में कौन सी एंट्री हुई है, उसका लेटेस्ट वैल्यू निकालेगा किसी भी स्कोप में। अब सपोज हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट, तो आप देखोगे 300, क्योंकि आपका 300। अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ तो आप देखोगे कि आपके लास्ट जो वैल्यू है आपकी t2 है, यानी कि मैं इसको तीनों को स्टेटमेंट को इंसर्ट करता हूँ और सेलेक्ट, तो आपका 201। और अगर सपोज आपका लास्ट में वैल्यू इंसर्ट हो रही है t1 के अंदर, तो आप देखेंगे आपकी 3, यानी कि आपका t1, यानी कि जो लास्ट टेबल है, यानी कि जो लास्ट आपका एक्शन है, लास्ट एक्टिविटी है इंसर्ट की आइडेंटिटी कॉलम के ऊपर, उसकी वैल्यू यहाँ पर इसमें आपका स्टोर कर देगा। अब स्कोप की बात करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट p1 प्रोसीजर, देन p1 के अंदर हम ये वाली स्टेटमेंट रख देते हैं t1 वाली। देन सेकंड प्रोसेस क्रिएट करते हैं आपका p2, और p2 के अंदर test2, देन t2। अब इनको क्रिएट करते हैं दोनों प्रोसीजर को। नाउ तो हमारे दोनों प्रोसीजर क्रिएट हो गए। अब ये प्रोसीजर आपका p1, ये अपना स्कोप इसका ये है जो उसकी बॉडी है, और p2 का स्कोप अलग है। यानी कि अगर हम प्रोसीजर 1 के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम p2 में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल हमारा स्कोप है, यानी कि एक प्राइवेट स्कोप में चलता है p1 प्रोसीजर का। तो यहाँ पर हमारे दो स्कोप है। अब सपोज मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूँ, देन p1 और p2। अब मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देखेंगे कि p2 में हमारा 200 वाला डेटा था। अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ तो स्कोप कोई भी हो, लेकिन एक तरह से आपका सिस्टम वेरिएबल है। अब जो लास्ट वैल्यू है कौन सी है, वो आपका प्रोसीजर 1 के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो वैल्यू। तो ये फंक्शन होता है आपका एक सिस्टम फंक्शन का आइडेंटिटी का लास्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपका किसी भी स्कोप में हो, लेकिन करंट सेशन से मतलब है करंट कनेक्शन का जो है। अगर सपोज मैं एक नई विंडो ओपन करता हूँ तो ये हमारा दूसरा सेशन या दूसरा कनेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट फंक्शन है स्कोप आइडेंटिटी, यानी इसका मतलब ये है कि जिस स्कोप में आप उस आईडी को फैच करेंगे उसी स्कोप की आईडी वो आपको एक्सेस करेगा। जैसे कि आप प्रोसीजर के अंदर स्कोप 1 के अंदर आपने टेबल 1 के अंदर को डेटा इंसर्ट किया है, तो ये स्कोप में काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप ये वाला फंक्शन आप यूज करते हैं तो इस टेबल में जो लास्ट जनरेटेड वैल्यू है वो आपको एक्सेस करेगा।
अगर आपने स्कोप 2 में कर रहा है तो वो टेबल 2 की करेगा, क्योंकि आपका इसका स्कोप अलग है। इस तरह से ट्रिगर्स में आप जैसे कि एरो में देख सकते हैं, यानी जिस स्कोप में आप आइडेंटिटी को आप एक्सेस कर रहे हैं उसी स्कोप की लास्ट वैल्यू को वो एक्सेस करेगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 3 टेबल को क्रिएट किया हुआ है। एक प्रोसीजर है P1 के अंदर टेस्ट 1 में डेटा एंटर कर रहे हैं, और प्रोसीजर 2 के अंदर टेस्ट 2 के अंदर डेटा कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। डेटा चेक करते हैं, टेबल आपका ब्लैंक है, दोनों टेबल आपका टेस्ट 1 टेस्ट 2। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू टेस्ट 1 और आपका एग्जीक्यूट प्रोसीजर 2, एग्जीक्यूट प्रोसीजर 1। आपका तीनों का स्कोप अलग अलग है। ये आपका स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट स्कोप में, और हम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्कोप आइडेंटिटी। इसका मतलब हम जो है स्कोप जो है लास्ट वैल्यू को जनरेट जो हुई है वो आपका जो डिफ़ॉल्ट स्कोप में हुई है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम तीनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपका टेस्ट 1 में एंट्री हो रही है, और एग्जीक्यूट प्रोसीजर P1 में भी आपका टेस्ट 1 में एंट्री हो रही है, यानी कि टेस्ट 1 में 2 एंट्री होगी। मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हम चेक करते हैं आपका दोनों टेबल का डेटा। तो टेस्ट 1 के अंदर आपका ID 1 और 2, यानी कि एक आपकी एंट्री इससे आई है और आपकी दूसरी एंट्री इस प्रोसीजर से आई है। और स्कोप आइडेंटिटी यानी कि डिफ़ॉल्ट स्कोप, यानी कि डिफ़ॉल्ट स्कोप में क्या है आपका ये वाला स्टेटमेंट। तो इससे जो आईडी जनरेट हुई है वो आईडी आपको फैच करके आपको शो करेगा, यानी कि 1 को ना कि 2 को। अब मैं सपोज ये करता हूँ तो 1 उसने शो किया। अपने स्कोप में, करंट स्कोप में जो लास्ट वैल्यू जनरेट हुई है उसको ये आपका फैच करेगा। यहाँ पर किस सीक्वेंस में आप प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। सपोज मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, देन फिर से मैं तीनों को एग्जीक्यूट करता हूँ। डेटा चेक करते हैं, टेस्ट 1 का डेटा, टेस्ट 1 का डेटा आपका अब वैल्यू आपकी 3 और 4। तो इस केस में क्या हुआ है, जो आपका एग्जीक्यूट ये P2 में, यानी P2 का डेटा ये है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इससे डेटा आपका हुआ थर्ड वाला केस, और P1 में आपका फोर्थ वाला डेटा जनरेट हुआ। लेकिन करंट स्कोप में कौन सा हमारा, आप ये वाला स्टेट है। तो चेक करते हैं 3 आ गया। तो ये डिफरेंस होता है आपका आइडेंटिटी सिस्टम फंक्शन के अंदर और आपका स्कोप आइडेंटिटी के अंदर। और नेक्स्ट हमारा आइडेंट करंट, इसके अंदर हम एक टेबल का नाम पास करते हैं, और इसमें कोई भी कनेक्शन हो और कोई भी स्कोप हो वो इसके लिए मैटर नहीं करता है। जो टेबल नेम आपने सप्लाई किया है उस टेबल की लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू को आपको ये एक्सेस करता है। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हम कर देते हैं आइडेंटिटी करंट, और देन टेस्ट 1। सो इसमें आपका कोई भी आपका सीक्वेंस हो या कोई भी स्कोप हो या कोई भी कनेक्शन हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, जो आपका टेबल आपने दिए उसका लेकर आएगा। सपोज मैं इसको करता हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 का डेटा देखते हैं। यहाँ पर टेस्ट 1 के अंदर डेटा आपका लास्ट वाला 6 है। सो मैंने कहा करंट, तो यहाँ पर देखिए 6 दिखा रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको करता हूँ टेस्ट 2, तो टेस्ट 2 का जो डेटा है आपका लास्ट वाला, लास्ट आइडेंटिटी कॉलम आपका 202, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 202। इस तरह से आप तीनों फंक्शन को आप लास्ट वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू को फैच करने के लिए आप यूज कर सकते हो। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी कॉलम इन द SQL सर्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।